जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना बोर्ड एग्ज़ाम का तैयारी काफ़ी ज़ोर शोर के साथ कर रहे होंगे। और अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? ये अंतिम समय चल रहा है, इसलिए अच्छी तरह से आप लोग तैयारी कीजिए और उसी में ये मेरा छोटा सा योगदान है आपके लिए। तो चलिए, इस वीडियो को लेकर के आने का ये मेरा पर्पस है। अभी तक यदि आप पढ़ाई नहीं भी किए हैं ना, तो इस वीडियो को कम्प्लीटली अच्छी तरह से देख लेते हैं तो एक अच्छा नंबर आप ला सकते हैं। अच्छा कहे तो पासिंग मार्क तो अच्छा ऐसे ही ले आएंगे आप, उसमें भी और अच्छा नंबर ला सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंतिम तक देखिएगा, पूरा देखिएगा, समझ के देखिएगा, सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, है ना। 10% यानी 110% आपको हम कह रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, है ना, 110%। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो वीडियो है पॉलिटिकल साइंस का है, यानी राजनीतिक शास्त्र का मॉडल पेपर का आंसर की है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है, तो इसमें आपको 100 क्वेश्चन दिया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेगा ऑब्जेक्टिव का, जिससे आपको बनाना रहेगा 50, यानी 50 को आपको बनाना रहेगा। चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपसे मेरा आग्रह ये रहेगा कि यदि आपको इसका आंसर पता है तो आप वीडियो को रोक के उसका आंसर कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर के साथ देते जाइए, है ना। और अंतिम में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको इसमें टोटल कितना आप सही किए हैं आउट ऑफ 100 में, ठीक ना। तो चलिए, जैसा कि पहला नंबर प्रश्न में था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, तो ये आपको आप बताइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होने वाला है, क्या होगा। फिलहाल हम बता दें आपको, इसका आंसर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 54 और 55। अनुच्छेद 54 और 55 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको हम यहाँ पर बता दें, राष्ट्रपति की जो चर्चा है भाग 5 में किया गया है, जो 52 से लेकर के अनुच्छेद 52 से लेकर के 62 तक है ना। उससे आगे भी है, लेकिन फिलहाल राष्ट्रपति की जो चर्चा है 62 तक किया गया है, आगे उपराष्ट्रपति का है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। आगे भी आपको हम बताते जाएंगे, हर क्वेश्चन के साथ कुछ ना कुछ बताएंगे, वहाँ पर देखते रहिए, सुनते रहिए। भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है? भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है? तो ये राज्य का अध्यक्ष, शासन का अध्यक्ष, राज्य और सरकार का अध्यक्ष, जी नहीं, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य का अध्यक्ष होता है, ठीक है, राज्य का अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, हेड ऑफ स्टेट। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि कैबिनेट के मेहराव की आधारशिला किसे कहा जाता है? कैबिनेट के मेहराव की आधारशिला किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। कैबिनेट के मेहराव की आधारशिला किसे कहा जाता है? तो प्रधानमंत्री को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर प्रश्न में देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति देशव्यापी संकट काल की घोषणा कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे है देशव्यापी संकट काल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 352 इसका राइट आंसर होगा। वहीं पे आपको यदि पूछा जाता कि मतलब यदि आपको स्टेट से पूरे राज्य की पूछता, यानी कहा गया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति, यहाँ देशव्यापी है ना, इसी पे यहीं पे पूछता है राज्य से रिलेटेड, राज्य में जो संकट काल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत कर सकते हैं, तो ये आपको अनुच्छेद 356 होता है, ठीक। लेकिन यहाँ पे आपको देशव्यापी पूछ दिया है, तो देशव्यापी जैसे ही आपको रहेगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़िए, 5 नंबर प्रश्न में है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत जाता है? राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत जाता है? तो कितने को करते हैं ये? तो ये इसका राइट आंसर 12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न में है कि राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि किसे कहा गया है। राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि किसे कहा गया है, तो ये आपको राज्यपाल को कहा गया है। राज्यपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, आप इसका आंसर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में यदि आपको पता है तो। कोई मंत्री जो संसद या विधायक नहीं है उसे किस समय में संसद या विधायक होना अनिवार्य है, तो ये 6 मंथ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में है किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो बच्चों देखिए, अभी ऊपर ही हम आपको बताए हैं कि देशव्यापी कहा तो 352 हुआ था, लेकिन यहाँ पे राज्यों में राष्ट्रपति वहां पर भी हम चर्चा किए थे। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी 356 अनुच्छेद के अंतर्गत। ठीक है, चलिए 8 का हो गया। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न में है 9 नंबर प्रश्न में कौन राज्य के मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। कौन राज्य के मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है। तो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होगा, मुख्यमंत्री होता है। राज्य का पूछ दिया तो मुख्यमंत्री। 9 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मुख्यमंत्री। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न में है कौन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकता है। तो इसको राष्ट्रपति पर कौन लगा सकता है महाभियोग, तो ये आपको संसद लगा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 61 के तहत। अनुच्छेद 61 में कहा गया है कि संसद जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकता है। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। याद रखेंगे 10 का आंसर क्या हो जाएगा, बी संसद। सांसद। आगे बढ़िए। 11 नंबर प्रश्न में है कौन सा सदन प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। देखिए, प्रधानमंत्री के खिलाफ तो ये लोकसभा होगा। प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कौन ला सकता है, तो लोकसभा। ठीक है, 11 हो गया। 12 नंबर में आते हैं। 12 नंबर चलिए देखिए, 12 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति कितने दिनों के लिए चुने जाते हैं। उपराष्ट्रपति हो या राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति कितने दिनों के लिए चुने जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 5 वर्षों के लिए। ठीक है, यहीं पे आपको हम बता दें कि यदि आपसे पूछा जाए कि लोकसभा का जो सदस्य होता है उसका मतलब लोकसभा सदस्य बनने के लिए उसका न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए, तो लोकसभा पूछे तो 25 वर्ष। यहाँ पे विधानसभा पूछे तो 25 वर्ष, इसके लिए भी 25 वर्ष है। वही यदि आपको राष्ट्रपति पूछ दे, राष्ट्रपति पद पर बनने के लिए मतलब राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। वही आपसे यदि पूछा जाए कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितना, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है 30 वर्ष है। ठीक है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, चाहे विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, वही राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होता है। ये इसे आप अच्छी तरह से याद रखेंगे बच्चों। चलिए आगे बढ़िए। अगला में है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति संविधान के अनुसार कौन करता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है संविधान के अनुसार, राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति ऑप्शन में कहीं है ही नहीं, इंग्लिश में आइए, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट। देखिए इंग्लिश में है यहाँ पे
प्रेसिडेंट ऑप्शन नंबर ए में है, यानी यह राष्ट्रपति लिखना चाहिए था इसको, तो ये लिख दिया उपराष्ट्रपति, तो उप को काट दीजिए, ये राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, राष्ट्रपति। याद रखेंगे आप लोग कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति संविधान के मतलब किसके अनुसार कौन करता है? प्रधानमंत्री का नियुक्ति तो राष्ट्रपति जी करते हैं, ठीक है। यही राष्ट्रपति जी जो है भारत के मतलब प्रथम नागरिक होते हैं। देश के प्रथम नागरिक कौन होते हैं? तो ये राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न में है कि राज्य में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो विधानसभा। क्या कहता है? राज्य में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? कमेंट बॉक्स में आप लोग जल्दी से बताइए इसका। विधानसभा, विधान परिषद, मुख्यमंत्री या फिर राज्यपाल होता है? इसका राइट आंसर बताइए जल्दी, यदि आपको पता है तो। चलिए, आई होप बता दिए होंगे, यदि नहीं तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विधानसभा। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न में है कि राज्यों में विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति कौन होते हैं? देखिए, राज्यों में विश्वविद्यालय के जो कुलाधिपति होते हैं, ये आपको चांसलर है ना, हु इज द चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन स्टेट, यानी किसी भी स्टेट के कौन होते हैं? तो ये राज्यपाल होते हैं। कौन? राज्यपाल, गवर्नर, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न में है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं? देखिए यहाँ पर राज्यपाल कहे हैं, तो ये अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 213 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न में है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और वही वही प्रारूप समिति के अध्यक्ष यदि आपसे पूछा जाता तो आप बोलते डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मतलब अस्थायी अध्यक्ष पूछते तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। याद रखेंगे इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 17 का। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न में है कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था दिल्ली में। कहाँ? तो दिल्ली में, ये भी याद रखिएगा, दिल्ली में। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। और आपको यहाँ बता दें कि संविधान को पूरा कंप्लीट बनने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का पूरा समय लगा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। लिखा है संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अभी जस्ट ऊपर बताए हैं आपको कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष यदि आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है। वही अध्यक्ष डायरेक्ट पूछते तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे, लेकिन यहाँ प्रारूप समिति के पूछ रहे हैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपको कह दें कि भारतीय संविधान का जो सबसे ज़्यादा योगदान इन्हीं का है ना। तो अच्छी तरह से याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी का 20 नंबर प्रश्न में है संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? बोल लीजिए, ऊपर ही आपको हम बताएं कहाँ हुआ था, तो दिल्ली में। कब? पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, 1946 को, ठीक है। आगे बढ़िए। कहाँ था? दिल्ली में। 21 नंबर प्रश्न में है भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या। बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा 389। देखिए
भारतीय संविधान के सदस्यों की कुल संख्या की बात करें तो 389। वही भारतीय यदि आपसे पूछता भारतीय उसमें कितना थे तो आप कहते इंडियन। इंडियन यदि भारतीय यदि आपसे पूछता तो आप कहते 299। भारत का कितना था तो 299। और वही बाकी शेष जो बच गया वो कितना 90। वो लगभग वो 90 जो पाकिस्तान के थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन हेतु संविधान सभा द्वारा कितनी समिति गठित की गई थी? क्या कहा है? संविधान के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन हेतु संविधान सभा द्वारा कितनी समिति गठित की गई थी? तो इसमें 22 समिति गठित की गई थी। 22 समिति, जो कि ऑप्शन में हमें कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसको आप स्किप करके चल सकते हैं आगे। चलिए 23 नंबर प्रश्न में है, किस मामले में सर्वोच्च, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आप पूछा भी यदि जाएगा तो 22 ऑप्शन में कहीं ना कहीं आपको दिया रहेगा, है ना। चलिए 23 में है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय की घोषणा की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? तो ये वीरूवरी केस इसका राइट आंसर होगा, वीरूवरी केस। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला में 24 नंबर प्रश्न में है कि किस संविधान संशोधन द्वारा समाजवाद भारतीय संविधान के प्रस्तावना में शब्द जोड़ा गया? तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। इसे आप अच्छी तरह से याद रखेंगे कि 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, 1976। 25 नंबर प्रश्न में आइए। 25 नंबर प्रश्न में है सॉरी, किस देश के संविधान से भारत ने नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत लिया है? किस देश के संविधान से भारत ने नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत लिया है? बताइए आप लोग, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस या फिर आयरलैंड इसका राइट आंसर होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना, जिससे पता चले कि आप किसका आंसर क्या दिए हैं। फिलहाल इसका राइट आंसर हम बता दें आपको, आयरलैंड होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया वर्णित है? मतलब कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जिसमें ये बताया गया है कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है आवश्यकता पड़ने पर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 368। वही आपको बता दें, भारत का जो मूल संविधान था उसमें कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? तो 395 थी। याद रखिएगा 395, जो कि आज के डेट में पूछा जाए तो 448 हो चुका है। फिलहाल आपको इसका राइट आंसर सी हो जाता है। ठीक ना, 26 का अनुच्छेद 368। आगे बढ़ते हैं, और ये भाग की बात करें तो इसमें भाग में कितना भाग में है? ये 22वां भाग में। 368 तो ठीक है, भाग यदि आपसे पूछा जाए यहाँ पे तो कहते 22वां भाग में है। ठीक है, चलिए 27वां प्रश्न में है, न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से लिया है? न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत, न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से लिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए कौन सा होने वाला है? चलिए तो इसका राइट आंसर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा 27 का। 28 नंबर में है कि सर्वप्रथम किस देश में संघात्मक शासन स्थापना हुई? संघात्मक क्या कहता है
कि सर्वप्रथम किस देश में संघात्मक शासन स्थापना हुई? तो इसका राइट आंसर कनाडा हो जाएगा, कनाडा। 28 का आंसर क्या होगा? कनाडा। 29 नंबर प्रश्न में है कि राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों किस देश के संविधान से छीन ली गई है? पहले तो आपको हम बता दें, छीना नहीं गया है, लिया गया है। राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्ति है किस देश के संविधान से ली गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वीमर जर्मन संविधान से, वीमर जर्मन संविधान से लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ है ना वही प्रश्न जो आगे हम बताए हैं। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं बताइए, यदि आपको याद है तो। आप गौर से यदि पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे तो जरूर आपको पता, इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। ऑप्शन ए में है 385, बी में है 395, सी में है 340 और डी में है 375। बताइए। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 395। 395। हम आशा करते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर छोड़ दिए होंगे। ठीक ना। चलिए, 31 नंबर प्रश्न में है कि विदेश संबंध का विषय किस सूची में रखा गया है? विदेश संबंध का यहाँ पर पूछा जा रहा है ना, तो संघ सूची। विदेश संबंध का विषय किस सूची में रखा गया? तो संघ सूची में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में है किस ख्याति प्राप्त लेखन ने भारत को अर्ध संघ कहा है? भारत को अर्ध संघ किस कौन कहा है? केसी हेयर कहा था, केसी हेयर। ठीक है, याद रखिएगा, हेयर। अगला प्रश्न में है 33 नंबर में, गोस्वामी समिति का गठन कब हुआ था? गोस्वामी समिति का गठन कब हुआ था? तो ये 1990 को हुआ था, यानी 1990 को हुआ था। कब हुआ था? 1990 को। गोस्वामी समिति का गठन कब हुआ था? 1990 को हुआ था। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का वर्णन किया गया है? किस अनुच्छेद में कहा गया? 10 में, 9 में, 11 में या फिर 12 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, 12 में। क्या हो जाएगा? बी। आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर प्रश्न में है, 35 नंबर प्रश्न में है कि अस्तनीज स्वशासन का विषय की सूची में आता है? किस सूची में आता है? किस सूची में आता है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 35 का हो जाएगा राज्य सूची, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर प्रश्न में है, भारत में क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए, क्षेत्रीय का दिया ना, तो गृह मंत्री, होम मिनिस्टर। 36 का इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न में है कि सिक्किम का किस वर्ष भारतीय संघ में विलय हुआ? सिक्किम किस वर्ष भारतीय संघ में विलय हुआ? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा 1975। कहाँ है आंसर? खोजिए। 1975, ये ऑप्शन डी में है। ठीक है, अगला प्रश्न में है 38 नंबर में है कि किस राज्य के पृथक होकर सन 2009 से छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटक। इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको बता दे, ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश यानी एमपी। ठीक है, मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर प्रश्न में है, अवशिष्ट शक्तियों निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? अवशिष्ट शक्ति जो है किसको प्राप्त है? केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, स्थानीय सरकार को या फिर इनमें से कोई नहीं? स्थानीय।
इसका राइट आंसर हो जाएगा 39 नंबर का ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार, केंद्र सरकार। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला प्रश्न में है, भारत में सुहट केंद्र के साथ साथ संघीय ढांचे का विचार कहाँ से लिया गया है? भारत में सुहट केंद्र के साथ साथ संघीय ढांचे का विचार कहाँ से लिया गया है? तो ये आपको जो लिया गया कनाडा से लिया गया, कनाडा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 41 नंबर प्रश्न में है, 41 नंबर प्रश्न में कहा गया आपको, केंद्र राज्य संबंध में विवाद निपटाने के लिए सरकारिया कमीशन की स्थापित सरकारिया कमीशन की स्थापित किया गया, कब किया गया ये चीज? 1980, 1981 या फिर 1900? इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग, कि केंद्र राज्य संबंध में विवाद निपटाने के लिए सरकारी कमीशन की स्थापित किया गया, इसका राइट आंसर क्या होगा? दिखाइए ना, दे रहा है 1983 होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन का अच्छा आगे जी यहाँ पे है। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दिए होंगे इसका आंसर, आशा करते हैं। फिलहाल नहीं है तो नहीं बताएं तो देखिए इसका राइट आंसर 1983 हो जाएगा, जो हमें काफ़ी खोजने के बाद मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन रिट जारी करता है? भाई रिट कौन करता है? तो ये आपको सांसद, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय या फिर चुनाव आयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। आगे बढ़ते हैं, 43 नंबर प्रश्न में है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता प्रदान करता है? मतलब भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता प्रदान करता है? ये अनुच्छेद 16 में है, अनुच्छेद 16 में है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, 44 नंबर प्रश्न में, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है? देखिए मौलिक कर्तव्य 11 है बच्चों, पूछा है भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है, तो ये 11। वही मूल अधिकार पूछता, मौलिक अधिकार यदि आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार है, तो ये 6 है, 6। वैसे जिस समय बना था संविधान उसमें उस समय 7 था, यानी 7 था, लेकिन संपत्ति का जो अधिकार 44वें संविधान संशोधन द्वारा उसको हटा दिया गया, तो उसके बाद कितना बचा? तो 6। मौलिक अधिकार कितना है? तो 6। और वही मौलिक कर्तव्य आपसे पूछा जाए तो 11। इसे अच्छी तरह से आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, 45 नंबर प्रश्न में है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय रिट जारी कर सकती है? उच्चतम न्यायालय रिट जारी कर सकते हैं? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 के तहत। आगे बढ़ते हैं, 46 नंबर प्रश्न में है कि निम्न भारतीय संविधान के किस भाग का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है? भारतीय संविधान के किस भाग का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये देखिए इम्पोर्टेंट, कितना इम्पोर्टेंट प्रश्न है 47 नंबर का कह रहा है कि 19वें अनुच्छेद में नागरिकों को कितनी स्वतंत्रता वर्णित है? बच्चों ये 6 वर्णित है। कितने? 6, याद रखेंगे अच्छी तरह से। अगला प्रश्न में है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है?
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 18। कौन अनुच्छेद है? तो 18। और 19 में क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? तो नागरिक अनुच्छेद में मतलब 19 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 19 में नागरिकों को कितनी स्वतंत्रता वर्णित है? तो ये बताया गया 6 में। तो चलिए 18 हो गया। 49 नंबर प्रश्न में है, भारतीय संविधान के किस भाग मौलिक अधिकारों का वर्णन है? भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? वही मौलिक अधिकार कह रहा है, तो भाग 3 होगा, यानी फंडामेंटल राइट्स। किसमें है? भाग 3 में, 3 में इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका जिक्र हम कुछ देर पहले ही किए हैं कि किस भाग, देखिए मौलिक अधिकार की चर्चा भाग 3 में है। अनुच्छेद की बात करें तो 12 से लेकर के 35 तक है। मौलिक अधिकार की चर्चा 12 से 35 अनुच्छेद में किया गया है। कितना अनुच्छेद है मौलिक अधिकार में? सॉरी, कितना मौलिक अधिकार प्राप्त है अभी है वर्तमान में? तो 6 है, 6 है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर में है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समाजवाद के सिद्धांत को दर्शाता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समाजवाद के सिद्धांत को दर्शाता है? तो अनुच्छेद 39 हो जाएगा, बीज राइट आंसर हो जाएगा, बीज राइट, यानी 39। ठीक है। 51 नंबर प्रश्न में है, किस मौलिक अधिकार के तहत बेगार का निषेध किया गया है? बेगार का है ना, बेगार का निषेध किया गया है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर में है कि मौलिक अधिकारों के संशोधन में कौन सक्षम है? संशोधन में संसद सक्षम है। मौलिक अधिकारों के संशोधन में कौन सक्षम है? तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा संसद। ठीक है, क्योंकि वही कर सकता है। संविधान के किन प्रावधानों को न्याय योग्य नहीं माना गया है? संविधान के किस प्रावधानों को न्याय योग्य नहीं माना गया है? बच्चों बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में जल्दी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व 53 का राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न में है कि संविधान के किस संशोधन ने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा है? देखिए मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा है, कौन सा संशोधन है? तो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा है, कौन सा संशोधन है? 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो कब हुआ था? 1976 ईस्वी में हुआ था, 1976 ईस्वी में। वही 44 में 1978 में हुआ था। चलिए 55 नंबर प्रश्न में है, 55 नंबर प्रश्न में है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पष्टता का उन्मूलन किया गया है? तो अनुच्छेद 17 में इसका वर्णन है, अनुच्छेद 17 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भारत का उपराष्ट्रपति किस सभा का पदेन सभापति होता है? तो ये लोकसभा का होता है। किसका होता है? लोकसभा का होता है, याद रखेंगे। सॉरी, क्वेश्चन क्या था? भारत का क्वेश्चन है कि भारत का उपराष्ट्रपति किस सभा का पदेन सभापति होता है? बच्चों माफ कीजिएगा, इसका राइट आंसर बी होने वाला है, राज्यसभा होगा। क्या होगा? 56 का राइट आंसर हो जाएगा बी, राज्यसभा का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर प्रश्न है कि संसद की संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? संसद की संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है?
तो प्रधानमंत्री बुलाता है। कौन? नहीं, सॉरी, राष्ट्रपति बुलाता है। देखिए बहुत लंबा मतलब वीडियो हो रहा है ना, इसलिए ऐसे हो रहा है। इसलिए कोई बात नहीं, हम आपको श्योर ही बताएंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखिए 57 नंबर प्रश्न का है, संसद की संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। कौन होगा? राष्ट्रपति होगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर प्रश्न में है, 58 नंबर प्रश्न हम देख लेते हैं। 58 नंबर प्रश्न में है था, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक कहाँ लाया जा सकता है? भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक कहाँ लाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा या राज्यसभा में। लोकसभा या फिर राज्यसभा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। 59वें प्रश्न में है, लोकसभा की प्रथम महिला सभापति मीरा कुमार, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 60वें प्रश्न में, भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष करता है, लोकसभा अध्यक्ष। यानी कि 60 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी, लोकसभा अध्यक्ष। 61 नंबर प्रश्न में है, लोकसभा में संघ शासित प्रदेशों को कितने स्थान दिए गए हैं? संघ शासित प्रदेश को कितने स्थान दिए गए? तो 20 ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 61 का। 62 में कहा गया है क्वेश्चन कि किस प्रधानमंत्री के शासन काल में दल बदल विरोधी अधिनियम पास किया गया? तो ये राजीव गांधी, राइट आंसर होगा राजीव गांधी। ए अगला प्रश्न है 63 नंबर में है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितनी होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितनी होती है? राज्यसभा कहा दिया तो 6 वर्ष, लोकसभा होगा, विधानसभा होगा, सभी का 5 वर्ष होता है। और राज्यसभा का जो सदस्य का कार्यकाल होता है ये 6 वर्षों का होता है। बच्चों याद रखेंगे, इसका हर 2 साल पर चुनाव होता है। मतलब हर 2 साल पर चयनित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है? राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है? तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा ये लोकसभा का नहीं, राज्यसभा का नहीं, दोनों का नहीं, इनमें से कोई किसी भी सदन का नहीं होता है। इसका राइट आंसर डी होगा। ठीक है। 65वें प्रश्न में है कि वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या बच्चों 550 है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर में है, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? लोकसभा का जो विघटन है वो कौन कर सकता है? तो 66 का राइट आंसर राष्ट्रपति होगा, प्रेसिडेंट। आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर में है, 18वीं लोकसभा 2024 में कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिली? देखो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कांग्रेस पार्टी को कितनी मिली है, तो इसको मिला है 99। कितना मिला है? 99। वही आपसे यदि बीजेपी पूछा जाता तो 240 होता। बीजेपी को यदि आपसे पूछता तो आप कहते 240, लेकिन यहाँ आपको पूछा गया कांग्रेस को कितना मिला है, तो 99। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यही आपको एक चीज हम बता दें, ये डाल दिया है तो यही मंशा होगा। याद रखिएगा आप लोग, इंडिया गठबंधन को जो टोटल जो सीट मिला, इंडिया गठबंधन में ढेर सारा पार्टी मिला हुआ है, तो इसमें यदि ऐसे करके पूछा जाए इंडिया गठबंधन को टोटल कितना सीट मिला था, तो 234। वही आपको पूछा जाता कि नहीं एनडीए को कितना मिला, इसमें भी ढेर सारा पार्टी है, तो इसको टोटल जिसका सरकार है फिलहाल अभी वर्तमान में,
तो 292 होगा। इसका 292, उसका 234। ठीक है, वैसे इतना आपसे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि बस आपसे यही पूछा जाएगा कि कांग्रेस को कितना सीट मिला था और बीजेपी को कितना। तो कांग्रेस को तो बताइए दिए आपको 99 होगा, अब बीजेपी को पूछेगा तो 200 ये होगा। फिलहाल इसका राइट आंसर ये होगा। ठीक है, 99। आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कोई द्विसदनीय विधायिका नहीं है? विधायिका नहीं है, किस में नहीं है? झारखंड में नहीं है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 68 का डी। आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर प्रश्न में विधानसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु, देखिए विधानसभा पूछ दिया है ना, 25 वर्ष। विधानसभा का क्या होगा? 25 वर्ष। राज्यसभा का याद रखिएगा 30 वर्ष, और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष बस। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 70 का आपको राइट आंसर होगा, बताइए कमेंट करके। डी, लोकसभा का। इसका लोकसभा का। 71 नंबर में आते हैं। 71 नंबर में है, किस सदन में अध्यापकों और स्नातकों लिए सीटें आरक्षित की गई है? विधान परिषद में। किसमें? विधान परिषद में। आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर प्रश्न में है कि किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कितने स्थान हो सकते हैं? 500। अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं? तो 500 ही हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर प्रश्न में है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश आयु कितनी होती है? इसकी आयु के अवकाश की आयु 65 वर्ष होती है। अवकाश की आयु 65 वर्ष होती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश आयु कितनी होती है? तो 65 वर्ष। आगे बढ़ते हैं बच्चों। 74 नंबर प्रश्न में है, भारत में उच्च न्यायालयों को न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, उच्च न्यायालय में न्यायालयों में न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये आपको कौन करता है? 74 का राइट आंसर बताइए कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। बी इसका राइट आंसर होगा। 75 नंबर प्रश्न में है काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 18, 21, 24 या फिर 25? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25, 25। कितना हाई कोर्ट है? तो 25 हाई कोर्ट है। ठीक है, यहाँ पर सोचिए रहे थे कि अगला क्वेश्चन यही दिया है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? देखिए 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये MVBI क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर मॉडल पेपर में दिया जाता है, आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है ये प्रश्न, याद रखिएगा। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में। चलिए अगला है, प्लेटो ने किस पुस्तक में न्याय संबंधी अवधारणा को दिया गया है? प्लेटो ने किस पुस्तक में न्याय संबंधी अवधारणा को दिया गया? तो गणतंत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 78 नंबर प्रश्न में है। 78 नंबर प्रश्न में है, याद रखिएगा। देखिए 78 नंबर प्रश्न क्या है? बिहार में उच्च न्यायालय कहाँ है? वही अभी जस्ट इस पर चर्चा किए हैं, पटना में। वही पटना उच्च न्यायालय कहिए। तो बिहार में उच्च न्यायालय कहाँ है? तो पटना में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1916 ईस्वी में, याद रखिएगा 1916 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। 79 नंबर प्रश्न में है। 79 नंबर प्रश्न में, भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय। कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट होता है, हाईएस्ट कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था वह। 80 नंबर में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में
मुख्य न्यायाधीश को लेकर कितने न्यायाधीश हैं? अच्छा, कितने न्यायाधीश है? 31, 34, 33, 35, बताइए आपको पता है तो। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 35। क्या हो जाएगा? 35। अगला है, हम जो थोड़ा सा रुकते हैं तो आप उस बीच में कोशिश कीजिए वीडियो को रोका के कमेंट बॉक्स में आंसर डालने का, है ना। चलिए 81 नंबर प्रश्न देखते हैं। है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने के अधिकार किसे प्राप्त है? ये संसद को प्राप्त है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 82 में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है? देखिए, उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है तो 32 ना है, लेकिन कहा क्वेश्चन में कहा कि उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है, तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा 226। 226 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन आप देखें तो ऊपर में जिसका 32 आंसर था उस वहाँ पे इसको उसको गौर से देख लीजिएगा, क्वेश्चन में डिफरेंस है। बाकी हम क्या बताएं, आप खुद समझदार हैं। 83 नंबर प्रश्न में है कि भारत सरकार तथा राष्ट्रपति का कानून सलाहकार कौन होता है? भारत सरकार तथा राष्ट्रपति का कानूनी सलाहकार कौन होता है? वकील, पक्षकार या फिर महान्यायवादी या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए। इसका राइट आंसर होता है अटॉर्नी जनरल, यानी महान्यायवादी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न में, कानून के शासन का विचार किसने दिया? कानून के शासन का विचार किसने दिया? तो इसका ए बी डाइसी होगा राइट आंसर बी। 84 का आंसर बी हो जाएगा, ए बी डाइसी। अगला प्रश्न में 85 नंबर में है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में कौन वृद्धि कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या में कौन वृद्धि कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, संसद। अगला प्रश्न में है 86 में है, लोकसभा में एंग्लो इंडियंस के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? 2 इसका राइट आंसर होगा ए। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था है? भाग 15 में, यानी 15 में। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के चुनाव आयोग में कितने सदस्य हैं? 3। भारत के चुनाव आयोग में कितने सदस्य हैं? तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में है 89 नंबर में है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की शक्ति किसे प्राप्त है? ये संसद को प्राप्त है। देखिए डी में है, डी इसका राइट आंसर होगा, पार्लियामेंट। आगे बढ़ते हैं, 90 नंबर प्रश्न में है कि भारत में राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है? तो ये नीति आयोग, उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग। इसका राइट आंसर होगा निर्वाचन आयोग। 90 का बी हो जाएगा, निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। आगे बढ़ते हैं, 91 नंबर प्रश्न में, भारत में नगरीय प्रशासन किस वायसराय की देन है? तो ये लॉर्ड लिप्पन, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड लिप्पन। आगे बढ़ते हैं, 92 नंबर प्रश्न में है कि संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? देखिए 92 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 40। संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 40 में कही गई है, याद रखिएगा, बी सही होगा। 92 नंबर में है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। ठीक है, अगला प्रश्न में है बच्चों, किस संवैधानिक संशोधन में स्थानीय स्वशासन को मजबूत आधार मिला? किस संवैधानिक संशोधन में
स्थानीय स्वशासन को मजबूत मिला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 73वां और 74वां। 73वां और 74 इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। 95 नंबर में है भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? बताइए, इसका आंसर आप सभी को याद होना ही चाहिए। इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। 65, 66, 1965, 1966, 1970, 1971। बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1966 ईस्वी में हुआ था। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में, मांडू में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? इसका भी आंसर आपको पता होना चाहिए होगा। बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1961 ईस्वी। 1961 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न में है कि उल्फा किस देश की आतंकवादी संगठन है? उल्फा किस देश का आतंकवादी संगठन है? तो ये भारत का। किसका है? भारत का। 99 में है संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है? तो ये आपको 6 अंग है। किसका? संयुक्त राष्ट्र संघ का। 100 नंबर में है और इस क्वेश्चन का लास्ट मतलब इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका स्थापना हुआ था 1945 ईस्वी में। 1945 ईस्वी में। आई होप बच्चों सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से देखे होंगे, और यदि कहीं भी मिस्टेक किए तो उसको फिर से जा कर के देखिए और बार बार देख लीजिए और इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिए सभी प्रश्न को। हो सके तो इसका हार्ड कॉपी भी आप निकाल के पढ़ लीजिए और ज़रूर पढ़िए। यदि नहीं मतलब हो पा रहा है तो आप वीडियो के माध्यम से ही पढ़ लीजिए, लेकिन कैसे भी करके इसको सभी क्वेश्चन को अच्छा से याद जरूर कर लीजिएगा। और मुझे पूरा यकीन है कि आप पढ़ लेंगे और आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, यानी बना पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।